नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। आप देख रहे हैं दिल्ली टॉप की चुनावी यात्रा। कैमरे के सामने आपके हैं धर्मेंद्र यादव, बदायूं लोकसभा सीट से सांसद हैं, इस बार भी सपा के प्रत्याशी हैं। हम आ चुके हैं बदायूं में। यहाँ पे धर्मेंद्र यादव हैं, सामने हमारे जो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं सपा के टिकट पे। सामने है संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी बसपा के नेता प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी बेटी, और सलीम इकबाल अंसारी कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, जो कभी सपा के नेता हुआ करते थे और कई समय तक सांसद भी रहे इसी सीट पर। तो धर्मेंद्र यादव से हम बातचीत करने आए हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे अक्सर पूछा जाता होगा, हम भी पूछेंगे, कि सपा का जो पारिवारिक दंगल था उस पर क्या कहना है आपका? एक लंबे समय तक चला, अब तो शिवपाल जी ने अलग पार्टी भी बना ली। नहीं, उसमें क्या कहना है। आज एक उन्होंने नई पार्टी बना के वो अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी पूरा परिवार, पूरी पार्टी और पूरा हमारा गठबंधन, फिर महागठबंधन, एक होके भारतीय जनता पार्टी को हराने में पूरा परिवार और पूरी पार्टी लगी हुई है। मैं नहीं समझता इसमें कुछ कमेंट करने की ज़रूरत है। शिवपाल यादव की पार्टी बनाई उन्होंने, खुद फिरोज़ाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं अक्षय प्रताप के खिलाफ। कहते हैं कि डिम्पल के खिलाफ हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया क्योंकि मुलायम सिंह यादव की तरफ से उनको अप्रोच किया गया था, उनका क्लेम है। क्या ये कहा जाना सही है लोगों का कि अक्षय प्रताप के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए, जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली तो मुझे उसमें कुछ ही नहीं कहना। वो अक्षय के खिलाफ लड़ाएं, वो 80 पे लड़ें, वो 1 पे लड़ें, वो ना लड़ें, ये तो उनका अपना फैसला हो सकता है। हमारा ये है कि समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन बहुत मजबूती के साथ, जो हम लोगों का उद्देश्य है बीजेपी को हटाने का, हराने का, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। बाकी आप लोग ज़रूर मीडिया के लोग इधर उधर की बातों में खुद भी व्यस्त हैं, दूसरों को व्यस्त रखना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग व्यस्त नहीं हैं। हम लोग अपने काम पे लगे हुए हैं और वो लड़ रहे हैं, अलग बात है, लेकिन वहाँ से अच्छे चुनाव अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। अच्छा, कांग्रेस यादव परिवार के किसी कैंडिडेट के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी नहीं उतार रही थी, लेकिन बदायूं में ही देखें सलीम इकबाल अंसारी खड़े हैं। सपा, हाँ सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सलीम इकबाल शेरवानी साहब खड़े हैं। तो इसको लेकर क्या कहना है? आपकी पार्टी के सीनियर नेता हैं आप, आपके खिलाफ एक बड़ा नेता खड़ा है। नहीं, मुझे तो इस बात का संतोष है और सेटिस्फेक्शन है कि कांग्रेस के लोग कम से कम उम्मीदवार उतार के कल को जब मैं सदन में पहुंचूंगा तो मेरे ऊपर एहसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी का। और शायद दूसरी सीटों पे भी कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार होते तो ज़रूर उतारती, लेकिन बाकी जगह पे उनके उम्मीदवार नहीं उनके पास। हमारे यहाँ उनके पास ज़रूर एक बड़ा चेहरा थे सलीम साहब, लेकिन बदायूं में सलीम साहब ने क्या किया, जनता के दिल में सलीम साहब कितने बचे हैं, ये भी तय हो जाएगा 23 मई को। और जो सलीम साहब की वर्किंग रही है इस बदायूं के अंदर, मैंने अभी द हिंदू के लोग थे उनसे भी मैंने कहा और चैनलों में भी कहा, आपसे भी कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सलीम साहब और मेरी एक ओपन डिबेट एक प्लेटफॉर्म पे करा दें और वो अपने 25 साल की उपलब्धियों के साथ जनता के लिए जो उन्होंने किया उसके साथ वो आएँ, और मैं अपनी 10 साल की उपलब्धियों के साथ जनता की भी जाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जनता को फैसला लेने का अच्छा मौका होगा कि जो बेहतर हो उसके पक्ष में फैसला लेगी। 25 साल एमपी ज़रूर रहे, लेकिन एमपी रहने के बाद एक भी चीज़ बदायूं में आज वो 25 साल के बाद गिना नहीं सकते कि ये सलीम साहब ने बदायूं को दिया है। और इसलिए सलीम साहब, ये ज़रूर है कि पहले बड़े नेता रहें, लेकिन आज के लिए 23 मई का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कांग्रेस की बात आप आ गई हम लोग की बातचीत के बीच में। कांग्रेस से गठबंधन कैसे फेल हो गया आपका? मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा आरएलडी का ये जो महागठबंधन है, ये अपने आप में बहुत सक्षम है बीजेपी को हराने में, और हरा के दिखाएंगे। 2 फेज़ के इलेक्शन आप भी देखे आए होंगे, जो हम लोग के लिए टफेस्ट इलाके थे, उन इलाकों में भी हम लोग बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। और ऊपर वाले की कृपा रही, जनता का आशीर्वाद रहा, तो शायद सभी सीटें अब तक की हम जीत रहे हैं। महागठबंधन पे ही बात आ गई तो पीएम कैंडिडेट पे मोदी जी सवाल उठाते हैं कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन है, फेस कौन है आपके महागठबंधन का, जिसको प्रोजेक्ट करेंगे आप, क्या है वो? मोदी जी बहुत अच्छा सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं मोदी से मैं पूछना चाहता हूं कि 2 साल पहले यूपी के 2017 के इलेक्शन में कौन उनका सीएम का कैंडिडेट था? जितने उत्तर प्रदेश के मंडल हैं, हर मंडल में एक कैंडिडेट था। जितनी उत्तर प्रदेश की जातियाँ, हर जात में 1 से लेकर 3-4 तक कैंडिडेट थे। और उसके बाद अचानक बाबा जी प्रकट हुए। तो वो बीजेपी के लोग जो आज विपक्ष पर सवाल कर रहे हैं, पहले इस बात का जवाब दें, और अगर इसका जवाब नहीं दे सकते तो उन पर कोई नैतिक हक नहीं है इस सवाल को सवाल करने का। देश की राजनीति में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के बाद लोगों ने प्रधानमंत्री के चेहरे को चुना है। बीपी सिंह जी उदाहरण आपके सामने, चंद्रशेखर जी हैं, देवेगौड़ा साहब हैं,
आपके जनता पार्टी की सरकार में हुआ था, चौधरी साहब भी बने थे और भी लोग बने थे। तो ऐसा नहीं है, जब परिणाम आएगा 23 तारीख को, 23 की रात तक देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। आज़म खान पे बात करते हैं। आज़म खान बड़े अपने बयानों के लिए फेमस हैं, चुनाव आयोग का बैन भी झेला है उन्होंने। अब उनके बेटे आ गए अब्दुल्ला आज़म खान, वो बोल रहे हैं कि उन आयोग ने बीजेपी को खुश करने के लिए उनके पिता के खिलाफ कार्रवाई की। इन सब मामलों पर क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी और आपकी? देखिए, अब्दुल्ला भाई को कहीं ना कोई ऐसा कष्ट और कैसे ना कोई जानकारी ज़रूर होगी जिस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है, और उनके साथ होता रहा, अक्सर होता रहा है, इस बार भी हो रहा है। पिछली बार पूरे चुनाव में बैन थे वो। क्या ये बयान से सहमत है आपकी भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रहा है चुनाव आयोग? नहीं, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, मैं इलेक्शन में मैदान में हूँ, मैं नहीं फंसना चाहता इन चीज़ों में। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि कोई अगर उन्होंने कोई बात उठाई है तो बात कुछ ना कुछ उनकी जानकारी होगी, क्योंकि मेरी उस मुद्दे पर उनसे बात नहीं, इसलिए मैं कोई बात नहीं कहूँगा। बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगता है, लेकिन आपके ही महागठबंधन में शामिल बसपा की सुप्रीमो मायावती जाके कहती हैं मुसलमानों का वोट हमें मिले, मुसलमान हमें वोट करें। तो क्या है महागठबंधन भी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा रहा है? नहीं, महागठबंधन कतई ध्रुवीकरण की ज़रूरत ही नहीं है। परेशान तो वो लोग हैं और लाइन तो लोगों की बिगड़ी हुई है। उस पर खैर मीडिया के लोग, आप लोग नहीं जाना चाहते हो। आपको सोचना चाहिए और पूछना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री पद पर रह के जिस स्तर का गिरा लिया है, वो 3 बड़े देश की राजनीतिक दल जिनकी शानदार विचारधारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले दल, और उन दल के गठबंधन को आप शराब कह रहे हो। प्रधानमंत्री जी, आपको समझना चाहिए कि आप जिस पद पर बैठे हो, आप केवल संघ के प्रचारक नहीं हो, इस समय देश के प्रधानमंत्री हो। कम से कम उस पद की गरिमा बचा दो। आप कह देते हो 3 दलों को कि महामिलावट है, अगले बार कह देते हो महागिरावट है। मैं आपसे पूछता हूँ ललन टॉप की टीम के लोगों से कि अगर 3 दल महामिलावट हैं तो 46 दलों के गठबंधन को आप क्या नाम दोगे? मैंने तो बहुत डिक्शनरी खोजी है, बड़े बड़े विद्वानों से बात की, भाई 46 दलों के गठबंधन को बताओ क्या नाम देना चाहोगे? तो पहले अपने गरिमा में झांकें कि आखिर 46 वालों का क्या नाम होगा। इसलिए ये बातें नहीं करनी चाहिए। आज आए ना डेवलपमेंट पे, क्यों नहीं 14 के एजेंडे पे बात कर रहे हैं? 14 का जो चुनावी उनके भाषण थे, जो उनका पार्टी का मैनिफेस्टो था, उस पर क्यों नहीं आज बात कर रहे हैं? नौजवान जब रोज़गार मांग रहा है तो कह रहे पकौड़ा बेचो। जब आपके गरीबों को आपने पहले कहा कि 15 लाख खातों में जाएंगे, जनधन खाते की आपने स्कीम चला ली, लोगों को लगा कि शायद नए खातों में पैसे आएंगे, उसके बाद आपने कह दिया तो चुनावी जुमला है। तो अगर आप इस तरह से जनता को गुमराह करोगे, जुमले बोल के, झूठ बोल के, भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, तो जनता भी इस बार इंतजार कर रही है वोटिंग का। आपकी पार्टी के एक MLA हैं, आबिद रज़ा नाम है, आप कांग्रेस में चले गए। आप पर खनन को प्रश्रय देने का और गाय कटवाने का आरोप मीडिया में लगाते रहे वो लंबे समय तक। आप भी 2 बार उनसे मिलने गए, कहा जाता है कि आज़म खान के वजह से आप दोनों का मिलन हुआ 2 बार। ये क्यों हुआ बार बार? हाँ, मैं मिलने गया था, चूँकि आज़म साहब लखनऊ से चल के आए थे और उनके साथ उनकी मुशावराती कौंसिल के बहुत सारे लोग थे। मैं खान साहब के सम्मान में गया था। खान साहब के सम्मान में मैं आबिद के घर भी जा सकता हूँ, मैं कहीं और खान साहब बुलाएंगे मैं वहाँ भी जाऊँगा। हाँ, आबिद से मिलने में कभी नहीं गया। वो जो आरोप लगाते हैं उन पर क्या कहना है? बीजेपी की सरकार है, गठबंधन उनका हो चुका है बीजेपी से, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। मैं कहूँगा कि जांच करा लें, उनकी जितनी भी एजेंसी सबसे जांच कराएं। आपकी इच्छा के विरुद्ध उनको टिकट भी दिया गया 2017 में, ये कहा जाता है। नहीं, मैंने सहमति दी थी। आपकी सहमति थी? मैंने सहमति दी थी, माननीय आजम साहब के सम्मान में मैंने सहमति दी थी और मैंने चुनाव ईमानदारी से लड़ाया था। अच्छा, एक वो आरोप भी लगाते रहते हैं कि 130 करोड़ का एक अंडरग्राउंड पावर लाइन प्रोजेक्ट है, उस पर आप बात नहीं करते हैं। क्या आप किन के लोगों में, शहर के लोगों से जाके आप बात करिए। वो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, जिनके आरोपों के अब क्या बताऊं मैं, नहीं इतने बड़े चैनल पे किसी को मैं नहीं कहना चाहता कुछ। छोड़िए इस बातों को। मैंने बताया कि लोकल मीडिया में नहीं कहा, लल्लन टॉप के लोगों को कोई सवाल ही नहीं मिला। स्वामी जी की अभी BSP और बामसेफ पर पकड़ बताई जा रही है कि अभी बनी हुई है। एक प्रदेश अध्यक्ष होते हुए मायावती के बारे में कहा जाता है वो ग्राउंड पर नहीं उतनी कभी, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ग्राउंड को मजबूत करने का काम किया। तो क्या BSP का काडर, BSP का वॉलंटियर और बामसेफ कार्यकर्ताओं में और सपा के कार्यकर्ताओं में क्या एक तालमेल का भाव अभी दिख रहा है? आज स्वामी जी ग्राउंड पे बहुत मजबूत हैं, और इस मजबूती का जो उदाहरण है अलीगंज का चुनाव भी है, जो संघमित्रा जी लड़ी थी। उसके बाद मैनपुरी का चुनाव भी लड़े थे, वो भी एक उदाहरण है। उसके बाद उनके बेटे ऊंचाहार से शायद चुनाव लड़े थे, वो भी एक उदाहरण है। तो स्वामी जी की ज़मीनी पकड़ की हम बड़ी सराहना करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बदायूं में भी ऐसी ज़मीनी पकड़ उनकी होगी। आखिरी सवाल है धर्मेंद्र जी मेरा, कि संभल की सीट है, संभल की सीट भी बरकों की पॉलिटिक्स बड़ी फेमस है।
खबर आई कि अपर्णा यादव का टिकट वहाँ से काटा गया, लेकिन वहाँ पे बरकों ने ये क्यों कहा कि अब यादव परिवार का कोई भी कैंडिडेट आएगा तो हम उसको क्या वोट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वो केवल मीडिया में एक फर्जी लिस्ट चलाई गई थी, केवल कन्फ्यूज़न फैलाने की नीयत से, जो मीडिया के लोग अक्सर, और इस चुनाव में तो रिकॉर्ड टूट गया है नई नई फर्जी लिस्टों का। हाँ, मैं समझता हूँ अपर्णा ने वहाँ टिकट भी नहीं मांगा था, ना कोई ऐसी बात आई थी, और जो भी पार्टी ने फैसला लिया उस फैसले पर लोग खड़े हैं, और मैं समझता हूँ सभी सीटें, और संभल तो बहुत बड़े वोटों से चुनाव जीतेंगे, सभी सीटों पर इस बार गठबंधन के उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार जीत के आएंगे। तो ये हैं धर्मेंद्र यादव जी, सपा के उम्मीदवार। दिल्लन टॉप की चुनावी यात्रा जारी रहेगी बदायूं से और बाकी और भी शहरों से। देखते रहिए दिल्लन टॉप, ऐप इंस्टॉल कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।